क्या होता है, ये सॉफ्ट टिश्यूज़ को पेनिट्रेट कर लेती है, लेकिन जो हार्ड टिश्यूज़ हैं जैसे कि यहाँ पे बोन्स हैं, अगर मैं यहाँ से एक्सरे अपने हाथ में डालूंगा तो क्या होगा, जो कि मेरे मसल्स है, मसल्स को वो पार कर जाएगी, मतलब मसल्स को पेनिट्रेट करके निकल जाएगी, लेकिन जो बोन्स हैं। Hello students, as promised we are back with another lecture. This is lecture number 2 of atomic structure. हम पहले भी बता चुके हैं ये किसके लिए है. This is for both JEE NEET preparation as well as for boards who wants to clear their concept regarding the atomic structure topic. आज इस टॉपिक में हम आज इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. टॉपिक्स क्या होंगे आइए देखते हैं. आज हम लेक्चर नंबर 2 में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं ये हमारे पास है. सबसे पहले है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन मतलब हमको अभी पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. माइनस चार्ज इंडिकेट कर रहा है क्या, नेगेटिव चार्ज. लेकिन ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैसे आया, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया. कौन सा एक्सपेरिमेंट, मुलिकन एक्सपेरिमेंट, जो हम इसमें करने वाले हैं. दूसरा पॉइंट हम करेंगे हाउ द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैपेंड. और थर्ड पॉइंट है हमारे पास जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. यहां से क्या है, हम डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स की स्टडी करेंगे. जे थॉमसन पढ़ेंगे, फिर हम रदरफोर्ड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंट आगे चल के हमारे पास नील बोर मॉडल आता है, फिर उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हो. तो क्या होगा, आज हम यहाँ पे जे थॉमसन और रदरफोर्ड पढ़ेंगे. इन दोनों की डिस्कवरी पढ़ेंगे, इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे. और साथ ही साथ हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी का, जो कि हमारे इस पूरी रदरफोर्ड मॉडल ने यूज किया है रेडियो एक्टिविटी का उसके डिस्कवरी के लिए इन टर्म्स ऑफ मॉडल ऑफ एन एटम. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमारा पहला पार्ट क्या था, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. आज हमको चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन पता है, लेकिन ये वैल्यू कैसे आई है, बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय मुलिकन. मुलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. वो एक्सपेरिमेंट कैसे था आइए देखते हैं. जैसे कि मेरे पास ये उनका क्या था, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप था. इन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दिस एटमाइजर इन्होंने क्या किया, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फाइन पार्टिकल, मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल्स यहां से छोड़े. यहां से क्या हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल्स जा रहे हैं. फिर क्या, यहाँ पे एक प्लेट है, प्लेट पर छोटा सा होल बनाया गया, प्लेट पर छोटा सा ये होल बनाया गया ताकि ये पार्टिकल्स यहाँ से नीचे आने लगे. जब ये पार्टिकल्स नीचे आएंगे, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उस पर क्या होगा, फोर्स नहीं लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स वाला, तो उस पर क्या होगा, सिर्फ mg लग रहा होगा. और ऊपर क्या लग रहा होगा, एयर की वजह से बायोंट फोर्स लग रहा होगा. एयर की वजह से जितना डेंसिटी एयर की है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा. इसकी मदद से विदाउट अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या पता चल जाएगा, उसका मास कितना है हमको वो पता चल जाएगा. जब हमको इसका मास पता चल गया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो यहाँ पे एक फोर्स और आ जाएगा QE के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फोर्स. तो ये दोनों की स्टडी करने के बाद हमारे पास क्या हुआ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी स्टडी कर लिया गया. आइए आगे भी देखते हैं इसको कैसा सेटअप है. ये हमारे पास सेटअप है, ये आप देख रहे हो, यहाँ से एटमाइजर से छोटे छोटे पार्टिकल्स गए, फिर ये यहाँ पे एक होल था, यहाँ से ये होल के बाद पार्टिकल यहाँ पर आया. यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक नेगेटिव टर्मिनल है, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है. यहाँ पे इन्होंने अब क्या कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया है. इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया है, तो मैंने बताया था इस पे एक फोर्स का कंपोनेंट और बढ़ जाएगा. ठीक है, अब क्या हुआ, जब पार्टिकल यहाँ से आ रहे थे, इनिशियली तो चार्ज थे नहीं, चार्ज उस पार्टिकल के अंदर चार्ज कैसे लाया गया, कैसे लाया गया, यहाँ पे एक्सरे सोर्स लिया. एक्सरे सोर्स से क्या हुआ, जब इन्होंने एक्सरे का बम्बार्डमेंट किया तो यहाँ पर जो भी गैस था, जो भी गैस के पार्टिकल्स थे, गैस पार्टिकल्स थे, वहां पे हिट करेगा. जब एक्सरे पार्टिकल गैस पे हिट करेगा तो उस पर चार्ज आएगा. तो क्या हुआ, यहाँ पे जो ऑयल ड्रॉपलेट्स आ रही हैं, जब ये ऑयल ड्रॉपलेट्स चार्ज गैस पार्टिकल से टकराएंगी तो क्या होगा, उनके पास भी चार्ज आ जाएगा कुछ टाइप का. ठीक है, उनके पास भी चार्ज आ गया. अब हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग गई है और इनके पास भी चार्ज आ गया है. आइए जरा इसका एक्सपेरिमेंटल देखते हैं, मैथमेटिकल कैसे होगा. ठीक है, ये मेरे पास उसका सेटअप था. यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल था, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल था, मतलब कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट. यहाँ पे क्या, अगर कोई पार्टिकल को मैं एनालाइज करूँ तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, बाउंड फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू एयर पार्टिकल्स. नीचे क्या लग रहा होगा, मेरा mg लग रहा होगा, और ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज Q × E. यहां से अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो
इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं वेरी करा सकता हूँ बेस्ड ऑन वोल्टेज अप्लाइड। तो मैंने ऐसे कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेट कर दी, तो क्या हुआ, ये पार्टिकल क्या आ गया, रेस्ट पर आ गया, रेस्ट पर आ गया। क्या हुआ, इसका रिटार्डेशन भी हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेलीस्कोपिक माइक्रोपीस। ठीक है, आई पीस है जो टेलीस्कोप फॉर्म में है, इसकी मदद से मैं इसका रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन, सारी चीजें मेजर कर सकता हूं। एक ऐसा टाइम है जब ये पार्टिकल कहां पे है, रेस्ट पर है, उस पर क्या हो रहा होगा, इस पर हो रहा होगा Q इंटू ई प्लस एफ बायंट फोर्स जो है किसके बराबर होगा, m इंटू जी के, राइट। तो मैं Q इंटू ई इसको क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी ऑफ एयर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ दिस ऑयल ड्रॉपलेट पाई आर क्यूब इंटू जी इक्वल्स टू क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ऑल राइट, ये स्टेट, ये आ गया इक्वेशन। तो यहां से मेरे पास Q इंटू ई की वैल्यू क्या आएगी, 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ ऑयल माइनस डेंसिटी ऑफ एयर। ये आ गई मेरी Q इंटू ई की वैल्यू। यहां से मेरे पास Q की वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, डेंसिटी ऑफ ऑयल माइनस डेंसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाई ई। With the help of this experiment, Mulliken determined the charge on the electron. Charge on the electron की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई। E की वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड ऑन वोल्टेज अप्लाइड, हमको पता रहेगा। डेंसिटी ऑफ ऑयल पता है, डेंसिटी ऑफ एयर पता है, G की वैल्यू हमें पता है और उसका रेडियस पता है। इससे हमको क्या मिलके आ गया, क्या मिलके आ गया, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, बाय केयरफुली मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ on the motion of the oil droplets, Millikan concluded that the magnitude of electric charge Q on the droplets is always an integral multiple of electric charge. ठीक है, हमने Q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लिया Q की वैल्यू क्या है। तो यहां से आ गया Q की वैल्यू क्या हो गई, Q की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे ऑयल ड्रॉपलेट पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और थर्ड फोर्स क्या था मेरा, बाउंड फोर्स ऑफ एयर। ठीक है, एयर के पार्टिकल की वजह से जो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा था, जैसे अपथ्रस्ट फोर्स, वो भी लग रहा था इस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या डिटरमाइन कर लिया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट हम देख चुके हैं। अब क्या हुआ, दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है हमारे पास, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इससे पहले हमने क्या देखा, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ मुलिकन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब होता है हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, ये क्या हुआ, जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था उसी तरीके से हमारे पास कैनाल रेज आए, इनको हम कहते हैं। ठीक है, electrical discharge carried out in the modified cathode ray led to the discovery of particle carrying positive charge known as canal rays. जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है उनको क्या बोला गया, ये है कैनाल रेज। ठीक है, और एनोड रेज। और इसकी क्या प्रॉपर्टी है, देयर बिहेवियर इज एग्जैक्टली ऑपोजिट to that of electrons in electric field and magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन जैसे डाइवर्ट हो रहे थे उसके एकदम ऑपोजिट डाइवर्ट होंगे। जैसे क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या होगा, ये अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्या होगा, कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज है। क्या हुआ, कैथोड रेज क्या होते, टुवर्ड्स अट्रैक्ट किधर होते, टुवर्ड्स एनोड। ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है तो किधर अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स कैथोड। ऑल राइट, यहाँ पे हमारे डिस्कवरी ऑफ, तो इसका जो इसका जो चार्ज क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाई मास रेशियो जो है इज डिफरेंट
फ्रॉम दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, इसका जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है वो डिफरेंट है इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिव। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू आई हमारे पास इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। ई बाई इट इज फाउंड दैट प्रोटॉन का क्या है, मास क्या है 1.672 × 10⁻24 ग्राम, एंड इसका चार्ज क्या है इज इक्वल बट ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, यहाँ से E बाई एम की वैल्यू भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाली गई है। दूसरा क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी क्या हुई, जब रेडियो एक्टिविटी हम पढ़ चुके हैं, उसमें क्या होता था, कोई भी एक पार्टिकल होता था डिके करता था, क्या वहाँ डिके में क्या होता था, रेडिएशन इमिट होते थे। कौन कौन से रेडिएशन इमिट होते थे हमारे पास, अल्फा पार्टिकल्स दैट आर डबली आयनाइज्ड हीलियम पार्टिकल, दूसरा क्या था बीटा रेज थी, और क्या था मेरे पास गामा रेज था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें अल्फा पार्टिकल्स इज द डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन। ऑलराइट, इन्होंने क्या किया, बेरिलियम में अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया, तो क्या पाया, क्या गया, कार्बन एटम हुआ और एक पार्टिकल निकला जिसके पास क्या है, मास इज ग्रेटर देन, समवॉट ग्रेटर देन प्रोटॉन, बट इसके पास चार्ज नहीं है, मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि इसके पास कोई चार्ज ही नहीं है। तो जब बेरिलियम को हम बम्बार्ड करेंगे अल्फा पार्टिकल से, तो मेरे पास क्या, एक न्यूट्रॉन निकल के आता है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल निकल के आता है जो क्या है, न्यूट्रॉन। इसी तरीके से एल्यूमिनियम 13 उसका एटॉमिक नंबर है, 27 मास नंबर वाले पार्टिकल को, एटम को हम हीलियम के साथ अगर बम्बार्ड करेंगे तो क्या होगा, फॉस्फोरस बन जाएगा और एक न्यूट्रॉन निकलेगा। ऑलराइट, यहाँ पे क्या हमें देख लेना है, मास नंबर यहाँ पे क्या है 13, यहाँ पे क्या है 12। ऑलराइट, यहाँ से क्या हुआ मेरा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन के बारे में हम कुछ प्रॉपर्टीज जो पढ़ा ही था, क्या था, न्यूट्रॉन्स वर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, मतलब ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में ही डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, इंडिकेटिंग दैट दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, दैट इज चार्ज लेस पार्टिकल्स, मतलब इनके पास कोई चार्ज नहीं है। ऑलराइट, दूसरा क्या है, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज फाउंड टू बी स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ प्रोटॉन, इट्स वैल्यू इज 1.675 × 10⁻24 ग्राम। ठीक है, E बाई एम वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी क्योंकि इसके पास चार्ज क्या है 0। ठीक है, तो हमने यहाँ तक क्या देख लिया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो एटॉमिक मॉडल्स बेसिकली होता क्या है हमारे पास, दिस इज, व्हाट इज दिस एटॉमिक मॉडल, दिस इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अबाउट द distribution of various subatomic particles, various subatomic क्या है, various subatomic particles in an atom। ठीक है, कोई एक एटम है मेरे पास, अगर उसमें क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, उनका अरेंजमेंट कैसे होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इसमें मॉडल्स ऑफ एन एटम। तो सबसे पहला मॉडल हमारे पास क्या है, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम सबसे पहले आया था। ये क्या बताता है, इनकी जो थ्योरी के हिसाब से क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इन्होंने बोला ऑल द एटम्स जो है मेरे पास क्या है, दे आर स्फेरिकल इन शेप। पहला पॉइंट था इसमें, क्या था इनके पास, एटम्स आर इन स्फेरिकल इन शेप। ऑलराइट, एटम्स क्या है इनके हिसाब से शेप में स्फेरिकल हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने जो बताया था मेरे पास, दूसरा बोलता है एवरेज साइज ऑफ एन एटम, एवरेज साइज ऑफ एन एटम इज 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर्स होंगे हमारे पास, 10⁻⁻10 मीटर्स। इन्होंने बोला जो कि एवरेज साइज होगा किसी भी एटम का, वो क्या होगा, 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होगा, जो कि 10⁻⁻10 मीटर्स है। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, and electrons are embedded to give most stable
मोस्ट स्टेबल electrostatic to give most stable electrostatic forces। इन्होंने बोला कि कोई अगर एटम है तो उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से कहीं ना कहीं एम्बेडेड है, वहां पे लगे हुए हैं, ताकि जो ओवरऑल जो सिस्टम बने वो क्या बनेगा, मोस्ट स्टेबल बने। किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा हो या फिर उनका पोटेंशियल ऐसा हो कि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल बने। आइए इसको हम पिक्चर के थ्रू विजुअलाइज करते हैं। क्या है ये, हमारा क्या है, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम है। इन्होंने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज हम देख रहे हैं, ये आपका जो भी सर्कल है ये स्फेरिकल इन शेप है, ये क्या है, कोई भी मेरे पास एटम है। इन्होंने बोला क्या है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे यहाँ पे क्या है, आप सर्कमफरेंस में देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ है, फिर उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर। तो मेरे क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो भी है क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इन्होंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे एम्बेडेड हैं, इलेक्ट्रॉन्स कुछ एक इस तरीके से यहाँ पे एम्बेडेड हैं, तो ओवरऑल जो मेरा सिस्टम आएगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिकली मोस्ट स्टेबल बनेगा। ये है इनका मॉडल। ऑलराइट, दूसरा क्या है इनके पास, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है, ये दिए गए हैं बेस्ड ऑन इट्स मॉडल। मॉडल कैसा था, सबसे पहला हमारे पास इसको बोला क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, ये कैसे दिख रहा है ये थॉमसन मॉडल, उसके हिसाब से इसको डिफरेंट नेम्स दिया गया, ठीक है। दूसरा क्या बोला गया इसको, वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, ठीक है, वाटरमेलन मॉडल। और तीसरा इसको बोला गया रेजिन, रेजिन प्लम मॉडल। बेसिकली सबका कंसेप्ट क्या है, एक ही है। क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां पे सीड्स की तरह एम्बेडेड है, जैसे वाटरमेलन में होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से एम्बेडेड होंगे ताकि उसमें जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आए वो मोस्ट स्टेबल के लिए आए। ऑलराइट, आगे चलते हैं हम। अभी हमारे पास क्या है, थॉमसन मॉडल आ गया, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो क्या इश्यूज थे इसमें, ड्रॉबैक्स क्या थे, सबसे पहले क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन the stability of atom itself. All right, it could not explain the stability of atoms. कैसे नहीं कर पाया, इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऐसे एम्बेडेड होंगे कि ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि स्टेबल नहीं है, तो उसकी स्टेबिलिटी ये बता नहीं पाए क्यों स्टेबल है। और दूसरा क्या है, हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल आ गया था, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, रदरफोर्ड जो थे नेक्स्ट मॉडल है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट proved that the positive charge is confined in very small volume। तो ये रदरफोर्ड का जो मॉडल आया वो इसको नेगेट कर दिया, जो इन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज और उसका मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रदरफोर्ड ने बोला कि नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, मॉडल कुछ और ही है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल आने से पहले वहां पे एक दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डिस्कवरी हो चुकी थी, वो क्या थी, एक्स रेज। एक्स रेज किसने डिस्कवर किया था, रोन्टजेन ने, ठीक है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके साथ हमें रेडियो एक्टिविटी कुछ ना कुछ समझनी है, ठीक है। एक्स रेज की डिस्कवरी क्या हुआ था, जब इन्होंने क्या हुआ, कैथोड रेज को यहाँ पे एनोड की प्लेट पे बम्बार्ड किया, तो उसमें कुछ एक डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज हुई। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ ऐसी थी कि ना ही वो पॉजिटिव चार्ज से ना ही वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, ना ही नेगेटिव की तरफ रिपल हो रही थी। मतलब जैसे अभी हम कैथोड रे और कैनाल रेज पढ़ चुके हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट हो रही थी। ये जो एक्स रेज है वो ऐसा कोई भी बिहेवियर शो नहीं कर रही थी। तो इस वजह से, इसकी प्रॉपर्टीज ना होने की वजह से इन साइंटिस्ट ने इसका नाम क्या रख दिया, एक्स रेज। एक्स रेज नाम कैसे पड़ गया, क्योंकि क्या होता है, हम मैथ्स में हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, लेट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या हमें क्या करना है, जो चीज़ नहीं पता है उसको अज्यूम कर लिया एक्स है। तो यहाँ पे क्या हुआ,
एक्स रेज की प्रॉपर्टी हमको पता ही नहीं थी, तो इसमें क्या हुआ, हमने कह दिया चलो ठीक है भैया ये एक्स रे है, ठीक है। ये इस तरीके से इसका क्या नाम पड़ा, एक्स रेज। तो एक्स रेज के बारे में कुछ आगे हम देखते हैं, ठीक है। एक्स रे क्या है मेरा, इसका कुछ पेनिट्रेटिंग पावर है। क्या होता है, ये सॉफ्ट टिश्यूज को पेनिट्रेट कर लेती है, लेकिन जो हार्ड टिश्यूज हैं जैसे कि यहाँ पे बोन्स हैं, अगर मैं यहाँ से एक्सरे अपने हाथ में डालूंगा तो क्या होगा, जो कि मेरे मसल्स है, मसल्स को वो पार कर जाएगी, मतलब मसल्स को पेनिट्रेट करके निकल जाएगी, लेकिन जो बोन्स हैं, बोन्स को वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सरे लूंगा तो क्या है, सॉफ्ट टिश्यूज से क्या वो पार हो जाएगी, और जो बोन्स का स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये प्रॉपर्टी एक्सरे की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल हम एक्सरे हर जगह यूज़ होता है, किसके लिए, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए बताने के लिए, ठीक है। आगे हम आते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, कोई भी एलिमेंट क्या है दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर दूसरे पार्टिकल्स में डिके करता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है इसका, यूरेनियम डिके करता है किसमें, थोरियम में प्लस हीलियम, मतलब क्या है, ये एक अल्फा पार्टिकल है, हीलियम 4 2। यूरेनियम की बात करें तो इसके पास एटॉमिक नंबर क्या है इसका, ऑलराइट, इसका एटॉमिक नंबर है मेरे पास, मास नंबर है 238, ये क्या है 234, ऑलराइट। 238 इसका मास नंबर था, ये डिके कर गया थोरियम में और एक हीलियम पार्टिकल यहाँ से निकला। तो ये क्या है, मेरी रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी मतलब कि कोई भी एक एलिमेंट क्या है, वो डिके कर रहा है दूसरे पार्टिकल्स में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड मॉडल का क्या ऑब्जर्वेशंस रहा। इसके पहले, ठीक है, हु डिस्कवर द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, क्या है मेरे पास, हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल क्या था, इन्होंने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की। मतलब क्या है, नेचुरली कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि रेडियो एक्टिव हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, यूरेनियम 238 हम देख चुके हैं, एक रेडॉन एलिमेंट है वो भी रेडियो एक्टिव है। इसकी हम थोड़ी सी रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है। जब कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है तो क्या है, वो डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स इमिट कर सकता है, या तो अल्फा रे इमिट करेगा, या फिर वो बीटा रेज इमिट कर सकता है, या फिर वो गामा रेज इमिट कर सकता है। सो हमारी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो थी वो किसने डिस्कवर की थी, हेनरी बैकरल ने, ठीक है। ये हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बोला यूरेनियम 238, रेडियम और फ्रांसियम, ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं और भी सारे एलिमेंट्स हैं जो क्या है, वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव मतलब कि ये खुद में खुद डिके करते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स में। अगर हम यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम 92 238 डिके होता है थोरियम में प्लस अल्फा पार्टिकल, हीलियम को क्या कहते हैं हम, ये एक अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, ऑलराइट। दूसरा क्या है मेरे पास, थोरियम। थोरियम क्या है, ये एक बीटा पार्टिकल डिके कर रहा है, ये एक मेरे पास बीटा पार्टिकल है। बीटा पार्टिकल मतलब कि क्या है, इसमें बीटा रेज कहते हैं इनको। बीटा रेज में क्या है, उसका चार्ज -1 है और इसका मास 0 है, ठीक है। ये क्या है, बीटा रेज है, ठीक है। इसी तरह अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक बीटा रे इमिट करेगा, एक बीटा रे इमिट करेगा तो किसमें बन जाएगा, कार्बन में। क्या, जब बीटा रेज इमिट होती है तो उसका क्या होता है, मेरा मास नंबर 1 डिक्रीज होता है, और सॉरी उसका एटॉमिक नंबर 1 डिक्रीज होता है और मास नंबर 1 बढ़ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, दूसरी बात, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। Who of the following exhibit the natural radioactivity? हमने अभी तक पढ़ा था, क्या था ये, थोरियम जो एलिमेंट है क्या है, वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी शो करता है। दूसरा क्वेश्चन है, Who developed further study of radioactivity? हेनरी बैकरल के बाद किसने क्या किया, रेडियो एक्टिविटी को फर्दर डिस्कवर किया। इसमें क्या है, सारे साइंटिस्ट क्या है, स्टडी करे हैं किसके बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडिएशंस इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ये हमारे सारे टाइप्स के, अल्फा रेज भी निकल सकता है उसमें, बीटा रेज भी निकल सकता है उसमें से, गामा रेज भी निकल सकता है, सारे के सारे रेडिएशंस इमिट हो सकते हैं फ्रॉम ए आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ व्हाट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रदरफोर्ड मेड सर्टेन ऑब्जर्वेशंस। रदरफोर्ड ने क्या हुआ, कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो इमिट होते हैं, अल्फा पार्टिकल किसमें इमिट हो रहा था, अभी हमने क्या पढ़ा था, जब यूरेनियम क्या करता है, यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम जब डिके करता है थोरियम और अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। तो क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल की इन्होंने प्रॉपर्टीज बताई। क्या बोला इन्होंने, दे आर doubly ionized, they are doubly
आयोनाइज्ड, व्हाट, डबली आयोनाइज्ड हीलियम +2, दे आर डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, मतलब हीलियम +2 की बात करें तो वही मेरे अल्फा पार्टिकल है। इसको अगर लिखा जाए हीलियम 2 4 + 2, ऑल राइट। मतलब हीलियम क्या होगा, कोई एलिमेंट है, उसका क्या है, मास नंबर 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। +2 कैसे आया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके उसके पास आया +2, तो मतलब उसके पास क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है और +2 चार्ज है। ये क्या है, मेरे अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स जो है मेरे, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स के बारे में कुछ और बोला। अल्फा पार्टिकल्स क्या होंगे, ये अल्फा पार्टिकल्स will be affected by both क्या, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल राइट। मतलब क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से ही ये अफेक्ट होंगे। तीसरा पॉइंट बोला, सिंस हियर दे आर पॉजिटिव चार्ज, तो किधर अट्रैक्ट होंगे, टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स व्हाट, नेगेटिव प्लेट, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ये, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, ऑल राइट, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। सिंस दे आर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और इसके बारे में और बताया उन्होंने, क्या बोला, इसकी पेनिट्रेशन पावर के बारे में बताया। इसका पेनिट्रेशन पावर, हैव पेनिट्रेशन पावर लेस देन, पेनिट्रेशन पावर मतलब कि अगर मैं यहाँ से अल्फा पार्टिकल भेजूंगा तो क्या होगा, क्या इसको पार कर पाएगा मेरे हाथ को, या फिर अगर यहाँ पे एक शीट है तो शीट में अगर अल्फा पार्टिकल्स भेजा जाए तो क्या उसको पार कर पाएगा, तो ये होता है उसका पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा हमारे पास गामा पार्टिकल्स की होती है, गामा रेज की होती है, फिर उसके बाद बीटा रेज, फिर उसके बाद मेरा अल्फा पार्टिकल्स। हैव पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर क्या है मेरे पास, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका है, गामा रेज का है, फिर उसके बाद किसका है, जस्ट अ मिनट, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेज का है, फिर उसके बाद क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा रेज, फिर उसके बाद है पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर है। तो क्या हुआ, यही अल्फा पार्टिकल्स की मदद से इन्होंने क्या किया, आगे चल के एक एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। उसमें यही करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट करते हैं किसमें, गोल्ड फॉयल में, जो हम आगे चलते हैं, जो कि फिर इनका एटॉमिक मॉडल बनता है, ऑलराइट। अब हमारे पास आ गया रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। मतलब रदरफोर्ड, अभी हमने जे थॉमसन पढ़ लिया है, अब क्या है मेरे पास, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम आ गया है, ठीक है। इसके बारे में क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करते हैं, इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ते हैं। क्या किया इन्होंने क्या हुआ है, ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स, he bombarded alpha particles on gold foil and इन्होंने क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉयल पे बम्बार्ड किया एंड मेड सर्टेन ऑब्जर्वेशंस हमें याद रखना है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, अगर जैसे यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज क्या है, मेरे पास न्यूक्लियस है, ऑलराइट। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और यहाँ से क्या है, मैं अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कर रहा हूँ, तो क्या है, ये यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे धीरे धीरे आते आते जब अगर ये इसके डायरेक्टली सेंटर हेड पे होगा, एकदम स्ट्रेट होगा, तो यहाँ पे आके क्या होगा, इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमने जो पढ़ा है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन में R²। तो क्या हुआ, अगर इस न्यूक्लियस के एकदम सीधे से, एकदम सेंटर से, यहाँ सेंटर से अगर मैं अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करूंगा तो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा ये रिपेल करेगा। इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, दोनों में न्यूक्लियर फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है।
दोनों सेम चार्ज है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे, अगर आर की वैल्यू मैं डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम हो जाएगा। ऑलराइट, इसी को यूज करते हुए इन्होंने अपना मॉडल दिया। अब देखते हैं इन्होंने किया क्या था। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। सोर्स क्या है, मतलब कि जब वो डिके करेगा तो वहां से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। जब ये अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने यहाँ पे लेड प्लेट क्यों लगाई है, ताकि यहाँ से कुछ ही पार्टिकल निकल पाए, सब के सब ना जाए। ठीक है, तो क्या हो, यहाँ से जब ये अल्फा पार्टिकल आएगा, यहाँ पे क्या है, गोल्ड फॉयल है। गोल्ड फॉयल है, अगर जैसे ये मेरा गोल्ड है, जैसे क्या है, ये मेरे पास मैंने एक गोल्ड की फॉयल ली है, इसमें क्या होगा, सारे के सारे एटम्स क्या होंगे, गोल्ड के होंगे। मतलब कि एक गोल्ड का एटम ये होगा, एक गोल्ड का एटम ये होगा, ये गोल्ड का एटम होगा, ये होगा, ये गोल्ड का एटम होगा। ठीक है, तो क्या है, गोल्ड के एटम्स ऐसे सब एक दूसरे के आसपास अटैच्ड होंगे। कैसे, ये मेटालिक फोर्स से। ठीक है, ये एक मेटल है मेरा, इसमें क्या है, गोल्ड के एटम्स प्रेजेंट है। जब यहाँ पे इन्होंने बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल्स, इन्होंने क्या पाया, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स क्या है, ऐसे डेविएट होंगे। डेविएट क्यों हो रहे हैं, हमने पढ़ा था, अगर ये एटम है, यहाँ पे अगर न्यूक्लियस है, अगर उसके सीधे सेंटर हेड से कोई भी पार्टिकल आ रहा होगा, अल्फा पार्टिकल, तो वो मैक्सिमम रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो वो बहुत ही दूर भाग जाएगा। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। ये किसके लिए लगाई है, ताकि जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल रिपेल करके कहीं भी जाए तो मुझे पता चले, जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हिट करेगा तो क्या करेगा, ये पार्ट क्या करेगा, ग्लो करेगा। इसमें क्या होती है, मेरी जिंक सल्फाइड की कोटिंग होती है। जिंक सल्फाइड की क्या होती है, कोटिंग होती है, जो कि जब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल यहाँ पे हिट करेगा तो ये पार्ट क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल आके लगा हुआ है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने क्या किया, ये गोल्ड फॉयल में अल्फा एटम्स को बम्बार्ड किया। फिर इसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखे। इन्होंने ऑब्जर्वेशन कैसे देखे होंगे, पहले ये देख लेते हैं हम कैसे बना होगा। ये क्या है, मेरा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का 3D व्यू। यहाँ से क्या है, अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड है, रेड है, रेड है, मतलब कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल हिट कर रहा होगा। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल हिट कर रहा होगा इस गोल्ड फॉयल में लगने के बाद। ठीक है, अब होगा क्या इसमें, देखिए, जैसे कि ये एक अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, ये यहाँ से अल्फा रेज आई, हम देख रहे हैं न्यूक्लियस क्या है, कोई भी एटम का बहुत ही छोटा सा पार्ट है। मतलब कि अगर ये एटम है मेरे पास, तो न्यूक्लियस उसका बहुत ही छोटा सा पार्ट है। न्यूक्लियस में क्या है, मेरे पॉजिटिव चार्ज है। जब यहाँ से अगर अल्फा पार्टिकल यहाँ से आएगा तो सीधा निकल जाएगा, क्योंकि उसको कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ से आएगा तब भी वो सीधा निकल जाएगा, उसको कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर जो भी अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आ रहा होगा न्यूक्लियस के एकदम सेंटर हेड पे, उसको डायरेक्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन मिलेगा। तो अगर ये ऐसे आएगा तो ये ऐसे ही वापस चला जाएगा, राइट। अगर ये थोड़ा उसके ऊपर आ रहा है तो क्या करेगा, ये स्लैंट होकर निकल जाएगा, उसको टच करके निकलेगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशंस है। ये मेरे क्या है, गोल्ड के एटम्स है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब ये अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करते हैं गोल्ड फॉयल में, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे, मतलब कि बहुत सारे पार्टिकल्स क्या है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो स्ट्रेट पास हो जा रहे हैं। स्ट्रेट पास हो जा रहे हैं, मतलब कि जब अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है उसको कोई भी रिपल्शन नहीं मिल रहा है। रिपल्शन मेरा कहाँ से आ रहा होगा, उसके न्यूक्लियर चार्ज से। न्यूक्लियर में पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल में भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर दोनों एक साथ होंगे, अगर न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा होता तो बहुत सारे पार्टिकल सीधे पास नहीं हो पाते। इनका सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, बहुत सारे पार्टिकल्स क्या हो गए हैं मेरे, सीधे के सीधे पास हो गए, मतलब उनको कोई भी रिपल्शन नहीं मिला है। ऑलराइट, इनका दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि 1 in 20,000 और 1 in lakhs, बहुत ही कम पार्टिकल्स, मतलब 1 in lakhs पार्टिकल ऐसा होगा जो क्या हुआ, वो जितने 0 डिग्री पे गया तो 180 डिग्री, मतलब रिवर्स में आ गया है। वो ऐसा एलिमेंट, जैसे कि अगर मेरा एटम है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जब इसके एकदम सेंटर हेड पर होगा तो क्या होगा, सीधा जाएगा, उसमें कोई भी रिपल्शन नहीं होगा। ठीक है, मतलब रिपल्शन नहीं होगा, मतलब कि ये सीधा से सीधा वापस आ जाएगा। अगर थोड़ा ही भी डिग्री बना के जाता तो क्या होता, ये स्लैंट होकर जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, आगे निकल जाएगा, थोड़ा उसका बेंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसका रिपल्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। लेकिन जब वो एकदम स्ट्रेट जाएगा, उसके एकदम सेंटर हेड पे जाएगा, तो सेंटर हेड मतलब 180 डिग्री से वापस आ जाएगा। तो इससे इन्होंने क्या बताया, कोई भी एटम है तो उसमें बहुत सारा स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी है, मोस्ट ऑफ द स्पेस वहाँ पे खाली जगह है। और दूसरी बात इन्होंने बताई, जो भी आपका पॉजिटिव चार्ज और मास है वो कहाँ पर है, बहुत ही एक छोटी जगह पर कंसंट्रेटेड है।
तो मतलब अभी जो जे थॉम्सन मॉडल था वो क्या बोल रहे थे, जो भी मेरा एटम है वो क्या है, उसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो थ्योरी यहाँ पर प्रूव हो गई, किससे, रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, इनके कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। ऑब्जर्वेशंस जो अभी हमने पढ़ा क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed without any deflection, ऑलराइट, मतलब ज्यादातर पार्टिकल क्या हुए, सीधा का सीधा पास हो गए। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, few अल्फा पार्टिकल्स were deflected, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए 0 से 180 डिग्री के बीच में। मतलब क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल, अगर ये मेरी गोल्ड फॉयल है तो यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ पे लग रहा है, बहुत ही कम पार्टिकल्स, मतलब फ्यू पार्टिकल्स क्या हुए, ऐसे डिफ्लेक्ट हुए। क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ, वेरी फ्यू मतलब कि 1 in 20,000। अगर मैं 20,000 अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कर रहा हूं तो उसमें से क्या है, कोई एक अल्फा पार्टिकल क्या है, रिवर्ट्स बैक एट 180 डिग्री। मतलब क्या है, कोई एक अल्फा पार्टिकल क्या है 20,000 में से जो 180 डिग्री से रिवर्स बैक कर जा रहा है। ये उनके ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, अब जब ये उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया, क्या हुआ, ऑब्जर्वेशंस क्या थे, एक्सपेरिमेंट्स में मुझे क्या दिखा, एक्सपेरिमेंट में मुझे ऑब्जेक्टिवली क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, उसके बाद क्या है, मैं यहाँ पे कंक्लूजन दूंगा। कंक्लूजन की बात करें तो क्या है, इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, क्योंकि क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधा पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी इन एन एटम। दूसरा कंक्लूजन क्या होगा, जो भी इनका पॉजिटिव चार्ज और मास है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है। ये कैसे पता चलता है, जब 20,000 में से कोई एक पार्टिकल क्या है 180 डिग्री पे रिवर्ट बैक कर रहा है। कंक्लूजन में क्या है, पॉइंट नंबर 1 क्या होगा यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम is what, most of the space in an atom is empty मतलब कि वहां पर कुछ नहीं है, स्पेस नहीं है। मतलब क्या है, जैसे कि ये है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये पूरा स्पेस क्या है, खाली है, ये कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो अल्फा पार्टिकल गए थे उसको कोई भी रिपल्शन नहीं दे पाया है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया इन्होंने, पॉजिटिव चार्ज and mass is concentrated on a very small volume, इन्होंने इसका नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, जो आपका पॉजिटिव चार्ज और मास है वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है, जो क्या है मेरे पास, न्यूक्लियस। ये कैसे पता चल रहा है, ये ऐसे पता चल रहा है कि जब सिर्फ एक पार्टिकल रिवर्ट बैक हो रहा है 180 डिग्री में, 180 डिग्री में एक ही पार्टिकल रिवर्ट बैक हो रहा है थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल बम्बार्ड करने के बाद। ये इनके दो मेन ऑब्जर्वेशंस थे। ऑल राइट, कंक्लूजन की बात करें, इन्होंने क्या हुआ, फिर उसके बाद इन्होंने अपनी थ्योरी दी। ये उन्होंने कंक्लूड किया, थ्योरी इन्होंने क्या दी, कोई भी अगर एटम है वहाँ पे, जैसे ये क्या है, उसका न्यूक्लियस है, ये उसका न्यूक्लियस है, जहाँ पे उसका पूरा मास और उसका पूरा चार्ज कंसंट्रेटेड है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व करने के लिए उसको जो भी फोर्स चाहिए वो कहाँ से मिल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। तो इनकी थ्योरी क्या है,
कोई भी अगर एटम है उसमें मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, और जो न्यूक्लियस है वहां पे पूरा कंसंट्रेशन है किसका, मास का और प्रोटॉन का। प्रोटॉन मतलब कि मास और चार्ज मेरा न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, सराउंडिंग के ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये उनका थ्योरी था। इन्होंने क्या हुआ, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻⁻15 मीटर एंड द रेडियस ऑफ एटम इज 1 एंगस्ट्रॉम। लगभग एटम का जो रेडियस है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, जो मेरा न्यूक्लियस का रेडियस है वो क्या है, 10⁻⁻15 मीटर के आसपास है। ठीक है, अब इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल को देखते हुए एक पोस्टुलेट दिया, मतलब अपनी थ्योरी दी, वो किससे सिमिलर थी, प्लैनेट्स रिवॉल्विंग दी सन। इन्होंने बोला जिस तरीके से एक प्लैनेट है, प्लैनेट क्या है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, उसी तरीके से क्या है, इलेक्ट्रॉन मेरा क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। जब कोई प्लैनेट क्या है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसको कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Gm1 m2 अपॉन में r²। यहाँ पे मास की जगह चार्ज रिप्लेस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन्होंने बोला जिस तरीके से कोई एक प्लैनेट क्या है, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, उसी तरीके से क्या है, मेरा न्यूक्लियस के अराउंड क्या हो रहा है बच्चों, क्या रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो क्या फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उस रिवॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब कोई भी, अगर ये मैं सर्कुलर मोशन लेता हूँ, कोई अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है लेकिन फिर भी इसकी डायरेक्शन तो हर वक्त चेंज हो रही है। वेलोसिटी वेक्टर में क्या होता है, स्पीड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब किसी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तब भी उसको मैं क्या बोलूँगा, एक्सेलरेटेड मोशन। तो वो एक्सेलरेशन के लिए कौन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गिविंग द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ऑल राइट, तो इसको लिख लेते हैं हम थोड़ा। हमारे पास क्या हुआ, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने के बाद रदरफोर्ड ने कंक्लूजन क्या दिया, उन्होंने क्या बोला, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। उन्होंने ये बोला कि कोई भी एक एटम है तो क्या है, उसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है हमारी, एम्प्टी है, मतलब खाली है, वहाँ पे कुछ नहीं है। और क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है, जहाँ पर आपका पूरा का पूरा मास और पूरा का पूरा चार्ज कंसंट्रेटेड है, वो क्या है, वहाँ पर न्यूक्लियस है। इसका मतलब कि ये जो छोटा सा पार्ट है क्या है, ये बहुत ही छोटा सा वॉल्यूम है यहाँ पर, मतलब क्या है, इसका स्पेस बहुत ही कम है, और पूरा का पूरा मास और चार्ज इस न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। और क्या है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या है, उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। ठीक है, ये हो गया उनका कंक्लूजन। तो उसके बाद क्या हुआ, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम क्या दिया, क्या है, ये किससे सिमिलर है, हमारा सोलर सिस्टम मॉडल से। उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द एटम, around the nucleus, electron revolve around the nucleus in a particular orbit, just like the planets revolve around the sun। क्या है, हमारा प्लैनेट भी है, अगर जैसे ये मेरा सन है, क्या है ये, अगर ये उसकी ऑर्बिट है, तो यहाँ पे जैसे हमारी अर्थ है और ये सन है, तो क्या होगा, सन हमारा सेंटर पे है और इसके अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहा है, प्लैनेट, फॉर एग्जांपल अर्थ। इसी तरीके से मैंने बोला जो न्यूक्लियस है वहाँ पे पूरा चार्ज और मास कंसंट्रेटेड है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, हमारे आउटर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। दूसरा बात इन्होंने बोला, दूसरा पॉइंट जो इनके पास है क्या है, whole mass and charge is concentrated, in a very small volume,
दैट इज कॉल्ड दी, पूरा का पूरा चार्ज और मास कंसंट्रेटेड है एक छोटे से वॉल्यूम में, उसको उन्होंने क्या बोला, दैट इज अ न्यूक्लियस। दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ये हो गया हमारा बोर की, मतलब ये हो गया हमारा रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसके बाद क्या आता है, इसमें इन्होंने क्या बोला, जो हमने अभी तक पढ़ा है सोलर सिस्टम को रिजेंबल कर रहा है। सोलर सिस्टम में फोर्स क्या होता है, जो हम पहले देख चुके हैं, ये होता है Gm1m2 अपॉन में r², और क्या है F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो है K(Q1-Q2) अपॉन में r²। तो क्या है यहाँ पे, जैसे सोलर सिस्टम में क्या होता है मेरा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज द न्यूक्लियर चार्ज, फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये है इनका मॉडल, जो है किससे रिजेंबल कर रहा है, सोलर सिस्टम वाले मॉडल से। अब क्या है, इन्होंने अपनी थ्योरी दे दी, इसमें ड्रॉबैक क्या हुआ, ड्रॉबैक सबसे इंपॉर्टेंट ये हुआ कि मैक्सवेल ने बताया, मैक्सवेल साइंटिस्ट थे हमारे, मैक्सवेल ने क्या बताया, इन्होंने बोला जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। जैसे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, इन्होंने बोला कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी सर्कुलर मोशन में जाएगा, मतलब कि उसका क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। इन्होंने बोला जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, उसका एक्सेलरेशन होगा, तो क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एमिट करेगा तो क्या करेगा, मतलब ये अपनी एनर्जी लॉस करेगा। तो इन्होंने बोला इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इन द एंड क्या होगा, स्पाइरल करके न्यूक्लियस में सबसाइड कर जाएगा। इसके हिसाब से अगर रदरफोर्ड के हिसाब से चलें, जो इन्होंने क्या बोला, हर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होगा, वो एक्सेलरेटेड होगा। मैक्सवेल ने बोला जब कोई एक्सेलरेटेड पार्टिकल रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा। जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये इन द एंड एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में ही समा जाएगा, खत्म हो जाएगा। इनके हिसाब से फिर होना चाहिए कोई भी एलिमेंट मेरा स्टेबल ही नहीं होगा, अगर ये थ्योरी हम एक्सेप्ट कर लें तो। इस वजह से ये एक इनका मेजर ड्रॉबैक रहा। इसका कैलकुलेशन करके बताएगा, इट टेक्स अराउंड ओनली 10⁻⁻6 सेकेंड्स, 10⁻⁻6 सेकेंड्स किसके लिए टाइम लगता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को स्पाइरल होके अपने न्यूक्लियस में सबसाइड कर जाने की, मतलब समा जाने की। ठीक है, तो ड्रॉबैक क्या है, मैक्सवेल ने क्या बोला, इफ एनी चार्ज पार्टिकल accelerates, then what it will happen, then it will emit electromagnetic radiations। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा तो क्या करेगा, एनर्जी अपनी लूज करेगा। ठीक है, तो ये एक हो गया इसका इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक। ये किसने बताया, मैक्सवेल ने। ठीक है, अब अगर हम ड्रॉबैक की बात करें, उसी थ्योरी को लगाएं, वो थ्योरी के हिसाब से क्या होगा, इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, देन क्या होगा, then it will collapse and spiral down to nucleus। मतलब क्या है, अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है तो क्या करेगा, ये ऐसे स्पाइरल पाथ लेके न्यूक्लियस में सबस्यूम हो जाएगा। तो इसके हिसाब से मतलब कोई भी स्पीशीज मेरा स्टेबल ही नहीं लगेगा। एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ है, एक्सपेरिमेंटली इट टेक्स
10 की पावर माइनस 6 सेकेंड्स, ओनली 10 की पावर माइनस 6 सेकेंड्स टू सबज्यूम इनटू न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस को सिर्फ, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ 10 की पावर माइनस 6 सेकेंड लगेगा इसमें सबज्यूम हो जाने के लिए। ठीक है, तीसरा ड्रॉबैक क्या है, ही कुड नॉट explain the distribution of electrons in an orbit। ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसके बारे में भी रदरफोर्ड ने कोई भी थ्योरी नहीं दी। चौथा ड्रॉबैक क्या है इसमें, इट कुड नॉट एक्सप्लेन दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एज वेल। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हम आगे पढ़ेंगे, मतलब कि ये क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो दीज वर द ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। इसके बाद हमारा आता है बोर मॉडल, जो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल दैट आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, सारी चीज़ें नोट्स बनाइए। और क्या कोई भी कमेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ में विद रिस्पेक्ट टू टॉपिक्स वी आर कवरिंग, विथ रिस्पेक्ट टू एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू केमिस्ट्री और एनी क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ JEE and NEET, you can list down in the comment section and we will reply that comments very soon. All right, thank you.